विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और अभी 2024 चल रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी की नई पार्टी जन सुराज क्या कारनामा करने वाली है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना सिटी के आलमगंज कार्यालय में। और हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता मोहम्मद शहजाद। तो चलिए बात करते हैं शहजाद भाई से और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जन सुराज पार्टी 2025 में कौन सा नया कारनामा करने वाली है। सर नमस्कार, मैं प्रकाश चंद बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। आदाब। सर अभी प्रशांत किशोर जी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। 2025 में क्या सर कुछ कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो प्रशांत किशोर जी की पहचान सच पूछिए तो हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में एक रणनीतिकार के रूप में है। और अब वो बिहार की सत्ता में वो एक पार्टी का गठन किए हैं जन सुराज, जिसको लेकर वो ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। और रणनीति में तो वो काफ़ी कामयाब हुए, राजनीतिक में कितना कामयाब होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। रही बात ये कि जिस तरह से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, मैनिफेस्टो जो उनका है कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर पलायन नहीं करें, यहाँ पे कल कारखाने की व्यवस्था हो, यहाँ पर लोन की व्यवस्था हो, मैक्सिमम आवाम को, जनता को लोन दिया जाए, सस्ते आधार पे कर्ज दिया जाए। और एजुकेशंस को लेकर के वो काफ़ी मतलब इस समय अपना काफ़ी बिहार में वो एक रोल दिखा रहे हैं कि एवरी पर्सन्स को इल्म हासिल करना चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छा होगा, अगर एजुकेशंस का माहौल बेहतर होगा बिहार के अंदर, तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि आप नाला और सड़क को ना देख करके पहले बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए। और जो बच्चा है अगर वो आपका कामयाब हो जाता है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो उनके मैनिफेस्टो जो बनाया है हद तक सही लगता है, लेकिन आगे वो किस तरह का काम करेंगे ये अभी देखने को बाकी है। सर देखा जाए तो आपकी पार्टी जदयू के नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और सरकार बनने से पहले उन्होंने भी ये दावा किया था कि बिहार में कल कारखाने की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यहाँ के मजदूरों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं देखा गया है। सर देखिए, बिहार में इतना ज़्यादा बिहार निचले तबके पे जा चुका था कि लालू जी का शासन 15 साल रहा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लालू यादव ने कहीं पर भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार बिहार में आए, उन्होंने हद तक बिहार को डेवलप करने की कोशिश किया, लेकिन बिहार इतना पिछड़ा हुआ है कि उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। और उसके लिए एक बेहतर प्रोग्राम बिहार में बनाना होगा जिससे बिहार को आगे लिया जा सके। ऐसा नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बेहतर काम किया है। क्या लगता है कि कौन मतलब 2025 में बेहतर नेता साबित होंगे, नीतीश कुमार जी या प्रशांत किशोर जी? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो माननीय मोदी जी के साथ भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी जी के साथ काम कर चुके हैं, इवन कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और काफ़ी नज़दीक रहे हैं। और उन्होंने खुद जनता दल यूनाइटेड को भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो नो डाउट प्रशांत किशोर के भी बुराई नहीं की जा सकती है, इसलिए कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं प्रशांत किशोर जी। और जो उनके काम करने की शैली है वो देखने के लायक होता है। वाकई प्रशांत किशोर, अगर हम लोग तो ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के काम करें, उससे बिहार एक ऊंचे शिखर पे जाएगा अगर प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक साथ काम करें। लेकिन ये उनका मामला है और हमारी पार्टी का मामला है। आगे देखिए बिहार के 2025 इलेक्शंस में क्या होता है। लेकिन ये तय है कि अगर जिस तरह से प्रशांत किशोर अगर माहौल को बना रहे हैं बिहार में, और जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, और जिस तरह से वो जात पात से दूर रख करके बिहार के इंटायर समाज को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और जिस तरह से वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको सत्ता से लेकर के उनके पार्टी के अंदर में अधिकार मिलेगा। अगर ये वाकई वो करते हैं तो शायद उनके पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है। ये तो बात हो गई सर कि 2025 में क्या होने वाला है, लेकिन अगर अभी हम बात करें कि केंद्र सरकार की नज़र
वक्फ बोर्ड पे है और वो मतलब इसकी शक्ति घटाने के लिए संसद में नया मतलब कि बिल पास मतलब लाने वाली है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो डोनेट प्रॉपर्टी होता है। उसको लोग, उस प्रॉपर्टी को लोग वक्फ में देते हैं ताकि के जो उनके कास्ट में जो उनके लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। हाँ, अगर केंद्र सरकार को कानून बनाना है तो वक्फ बोर्ड में वो ये कानून बनाए कि वक्फ बोर्ड उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। वक्फ बोर्ड उन सामानों का, उन प्रॉपर्टी का इस तरह इस्तेमाल करे कि समाज को, उनके समाज को फ़ायदा हो। उसमें जो जिस तरह का उसमें कहिए कि धांधली होता है, उस पे सरकार को कानून बनाना चाहिए, ना कर कि उनको वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को इसलिए कानून बनाना चाहिए कि वो अपने पास लें। ये सरकार का हक नहीं है। सरकार को सिर्फ उसमें इंटरफेरेंस इतना करना चाहिए कि उसमें कोई धांधली नहीं हो सके। ये बात समझ लीजिए। सर, आरक्षण का मुद्दा बिहार में बहुत जोर शोर से चल रहा है। बिहार सरकार ने आरक्षण को जब बढ़ाया तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और यही आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये आप जान लीजिए, शेख हसीना आज बांग्लादेश छोड़कर भागी हैं। 4 बार वो प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश में रही हैं और उनको लेडी आयरन कहा जाता था और आज उनको देश छोड़कर के भागना पड़ा है। ये आवाम के बीच में ये प्रूफ होता है कि जो आवाम का हितकर नहीं है उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी जगह हो। अगर वहाँ के लीडर अगर अपने आवाम के हित के बारे में बात नहीं करें, हित के बारे में सोचे नहीं, उनके साथ प्लान नहीं करें, उनकी बातों को समझे नहीं, पक्ष और विपक्ष मिलकर बैठकर बात नहीं करें, ऐसे हालात में जिस तरह से शेख हसीना ने जिस तरह से आज उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, कहीं ना कहीं वो फॉल्टी है। वो आवाम से दूर होती जा रही थी, डिक्टेटरशिप अपना रही थी, इसलिए उनको आज देश छोड़ करके भागना पड़ा। सर, अमेरिका ने उनका वीज़ा भी रद्द कर दिया, जिसके कारण उनको भारत में आश्रय लेना पड़ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? अमेरिका ने आखिरकार उनका वीज़ा क्यों रद्द किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत हमारा सेकुलर देश है और बड़ा हमदर्द देश है। जिसको भी दुनिया में जहां प्रॉब्लम होता है वो भारत में आकर के शरण लेते हैं और हमारी सरकार उनकी मदद करती है। ये बात जान लीजिए। और अमेरिका और फ्रांस और लंदन से कंपैरिजन हिंदुस्तान का नहीं किया जा सकता है। वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है जो सबकी मदद करता है। तो क्या लगता है कि 2025 में किसकी सरकार बनने वाली है? आप जदयू के हैं, इधर प्रशांत किशोर जी नया जनसुराज लेकर आ गए हैं, इधर फिर राजद दावा कर रही है, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। तो क्या लगता है सर? लास्ट में जाते जाते इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। देखिए, बिहार के हित की जो बात करेगा, बिहार के युवा की जो बात करेगा, बिहार के डेवलपमेंट की जो बात करेगा, बिहार के रोज़गार की जो बात करेगा, बिहार प्लान को रोकने की जो बात करेगा, अब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बात करेगा, वही सरकार बनाएगी। ये बात आप जान लीजिए। और आने वाले 2025 में आप देखेंगे बिहार का एक अलग नया माहौल होगा। सर, किस प्रकार की माहौल की आप बात कर रहे हैं? कुछ इशारा दीजिए ताकि हमारी जनता समझ सके कि आखिरकार उनके लिए कौन सा मतलब कि नेता बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है। देखिए, मैंने तो कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड से बेहतर कोई पार्टी बिहार में नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में इस समय आए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो और जिस तरह से वो अभी पद यात्रा इंटायर बिहार में वो कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और युवा के लिए वो अभी एक माहौल पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह से वो बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, जिस तरह से बिहार को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी लगता है कि बिहार में एक अपना जगह बना पाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी आपसे ऐसी मिली जो कि जनता को पसंद आएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।